प्रारंभ भी यहीं से होता है, किसी स्त्री की लज्जा, मतलब पुरुष के लिए उसमें कोई सब उसको लगता है यहाँ से छुट्टी मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। अलग तो परिभाषित किया गया, लड़का या लड़की में भेद नहीं किया गया। जज को संज्ञान ले लेना चाहिए। और बच्चे का इतना कथन भी पर्याप्त है इस दुनिया में, पर कहीं ना कहीं इसमें जो लैक होना मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पर्सन और ये पूरा का पूरा स्टेक होल्डर, हम लोग ये नाकामयाब रहे बच्चे से ये समझ पाने में कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व। सेक्शन 22 में फॉल्स रिपोर्टिंग के लिए अगर आप कोई व्यक्ति किसी बच्चे का उपयोग करके या कोई बच्ची इसमें अगर फॉल्स रिपोर्टिंग करती है तो उसके लिए 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी सानंद होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम जो घटना लेकर आए हैं वो उत्तराखंड के नैनीताल में आज से 4 साल पहले घटी थी। भारी बर्फबारी हो रही थी, फरवरी का महीना था। एक नवजात बच्ची उस भारी बर्फबारी के बीच एक नाली में मिली थी। किसी महिला को वहां से गुजरते हुए उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस बच्ची को वहां से निकाला, उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने उस मामले की जांच पड़ताल की तो वो जांच पड़ताल पुलिस को 15 साल की एक किशोरी के पास ले गई। वहां जाकर पुलिस ने जब उस लड़की से पूछा कि आखिर ये बच्ची को तुमने ऐसा क्यों किया, कहा इस बच्ची का पिता कौन है, तो उस लड़की ने अपने चचेरे भाई के बारे में कहा कि उसके चचेरे भाई से उसके संबंध बने जिसकी वजह से इस बच्चे का जन्म हुआ और वो इतना घबरा गई थी कि उसने उस बच्ची को वहां नाली में डाल दिया। उस लड़की की गवाही पर, उस किशोरी की गवाही पर उसके चचेरे भाई को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि वो भी नाबालिग था, 17 साल का था। तो उसको होम में भेज दिया गया। बच्ची भी, क्योंकि उसकी स्थिति खराब थी, उसका भी ट्रीटमेंट चला। उस लड़के का, उसके चचेरे भाई का और इस बच्ची का जो नवजात बच्ची मिली थी, इनका जब डीएनए मैच करवाया गया तो पता चला कि चचेरा भाई से तो उसका डीएनए मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि बच्ची का पिता कोई और था। इसी बीच में उस लड़के को जमानत मिल गई। वो अपने घर लौट आया और वहां पर आकर, क्योंकि वो इस आरोप से इतना ज्यादा दुखी, इतना ज्यादा परेशान था, इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने घर के सामने वाली पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर दी। अपने बेटे को खोने के बाद उस लड़की के चाचा ने दोबारा पुलिस से इस केस को खोलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बच्ची के घर में उसके जीजा का भी आना जाना था और ये बहुत जरूरी है कि घर में जितने भी पुरुष हैं उन सभी का डीएनए इस नवजात बच्ची से मैच करवाया जाए। उस लड़की के चाचा के ये कहने के बाद पुलिस ने जो लड़की की किशोरी थी, उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और उसके जीजा का डीएनए सैंपल भी लिया और उसको जब मैच करवाया गया उस नवजात बच्ची से, तो जीजा का जो डीएनए था वो बच्ची से मैच कर गया। यानी कि उस बच्ची का पिता उस लड़की का चचेरा भाई नहीं बल्कि उसका अपना जीजा था। लड़की ने स्वीकार किया कि उसके जीजा से उसके संबंध थे, लेकिन इस पूरी कवायद में हुआ ये कि एक मासूम लड़के, एक निर्दोष लड़के की जान चली गई। एक परिवार से उनका बेटा छिन गया। इस मामले में 4 साल पुराना ये मामला है। इस मामले में अभी मई 2024 में फैसला आया है। उत्तराखंड की विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम नंदन सिंह की अदालत ने इस मामले में दोषी जीजा को 20 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना किया है। जो दोषी था उसको सजा मिल गई, वो आज जेल के सीखचों के पीछे है। लेकिन उसका क्या, जो निरपराध था, जो निर्दोष था, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो पोक्सो का मामला है या पोक्सो एक्ट है, ये कितना प्रभावी है, या कहें कि क्या ये टूल बन रहा है लोगों के हाथों में, और क्या वजह है जो हम ऐसा कह रहे हैं। इस पर हम आगे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं एडवोकेट डॉक्टर कृपा शंकर जी। नमस्कार कृपा शंकर जी। कृपा शंकर जी जेजे बोर्ड के मेंबर हैं और सक्रिय
चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलोर से ज्योति तिवारी जी। ज्योति जी नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है पालोना के इस मंच पर आपका। हमारे दर्शक तो आपसे अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि आप अक्सर यहाँ के कार्यक्रम में आती हैं। कृपा शंकर जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि आप CWC में रहे हैं, आप अभी जेजे बोर्ड के मेंबर हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो पॉक्सो के मामले क्योंकि आपके सामने भी आते होंगे, तो आपकी अपनी फाइंडिंग्स क्या हैं इस एक्ट के सदुपयोग या दुरुपयोग को लेकर? मोनिका जी, कोई भी एक्ट बनता है तो उसके पीछे बहुत एक मंथन होता है, एक पूरी प्रक्रिया चलती है, और जब उसका ड्राफ्ट बन जाता है तो सरकार जो है उस ड्राफ्ट को लेकर के पब्लिक डोमेन पर भी उसको डालती है पब्लिश करने से पहले, और लोगों के सुझाव मांगे जाते हैं कि आप इस एक्ट को लेकर के क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या कमियां हैं, तो किस प्रकार और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी जो 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने वाले हैं उसके पीछे भी बहुत मंथन हुआ था। पॉक्सो की अगर हम बात करें तो वास्तव में ये एक क्रांतिकारी कानून है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक और हर घटना के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छी बातें होती हैं तो कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी होता है। अगर परसेंटेज में बात करें तो इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यस 2 से लेके 5% के बीच में इस घटना का दुरुपयोग हो रहा है। प्रॉपर्टी विवाद में भी लोग नाम लिखवा देते हैं ज़बरदस्ती। रोमांटिक रिलेशन एक करके वर्ड अभी कोर्ट ने दिया है कि ऐसे बच्चे जो 16 साल से ऊपर के बच्चे हैं और अपनी मर्जी से घर से कहीं ना कहीं चले गए, लड़का और लड़की दोनों की मर्जी है उसमें चले गए हैं, इस मामले में भी परिवार के द्वारा लड़का लड़की घर से चले जाते हैं, पुलिस बरामद करती है, 363 दर्ज होता है। बाद में जब मामला आता है तो लड़की 164 के बयान में घर वालों के दबाव में ये बोलती है कि लड़का मुझसे भगा के ले गया। हम देखते हैं कोर्ट में कि दोनों की सहमति से जा रहे हैं, कंसेंसस से साथ बने हैं, उसके बाद भी ये बात कह दी जाती है कि लड़के को भगा के ले गया, तो सारा का सारा आरोप जो है वो लड़के के विरुद्ध। हमारा कानून ऐसा है, आईपीसी की हम बात करें तो कानून ऐसा है कि उसमें जो आप 376 की परिभाषा देखेंगे, 376 के प्रोविजंस की, उसमें प्रारंभ ही यहीं से होता है, किसी स्त्री की लज्जा, मतलब पुरुष के लिए उसमें कोई शब्द नहीं है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में जेंडर सेंसिटिव है, जेंडर न्यूट्रल है, मैं कहूँगी ये कानून। इसमें बालक को परिभाषित किया गया, लड़का या लड़की में भेद नहीं किया गया है। इसके अंदर ये प्रोविजंस हैं कि अगर लड़के के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी पॉक्सो के केसेस दर्ज होते हैं, और लड़की के विरुद्ध हो रहा है तो उसमें भी हो रहा है। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा तो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, लेकिन उसको एक्ट बनाने वालों ने कवर किया हुआ है। सेक्शन 22 में फॉल्स रिपोर्टिंग के लिए अगर आप कोई व्यक्ति किसी बच्चे का उपयोग करके या कोई बच्ची इसमें अगर फॉल्स रिपोर्टिंग करती है तो उसके लिए 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें बच्चों को इम्यूनिटी दी गई है। अगर कोई बच्चा गलत रिपोर्टिंग करता है, जैसे इस केस में लड़की की भी गलती है, लड़की को भी तुरंत लड़की को अपने भाई के ऊपर, चचेरे भाई के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए था, तो लड़की को इस एक्ट में इम्यूनिटी दी है। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल करके पॉक्सो के गलत प्रोविजंस लगवाता है तो उसके लिए 1 साल तक का प्रावधान है धारा 22 के तहत। जी, ओके, मतलब अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो वो कार्रवाई हो सकती है। जी, कार्रवाई होती है। ज्योति जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या आपने, क्योंकि आप भी एक एक्टिविस्ट हैं, आपने कभी देखा है कि जो झूठे आरोप लगाते हैं उनके ऊपर काउंटर केस हुआ हो या कभी इस तरह की बातें सामने आई हुई हो? मैं थोड़ा एक और इंसाइट देना चाहूंगी इसमें कि ज्यादातर पॉक्सो के केसेस में पहले जेल चले जाते हैं लोग, और उसके बाद हाई कोर्ट से पहले उनको बेल मिलती नहीं है। ठीक है, बहुत मतलब जिन लोगों ने केसेस लड़े हैं ना उनको पता है कि ये कितना मुश्किल है। तो होता क्या है कि आदमी जब छूट के आता है ना, मान लीजिए 5 साल बाद या 7 साल बाद, कभी कभी बहुत ही लंबा टाइम हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि वो टूट जाता है, उसको लगता है यहाँ से छुट्टी मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है, हमको कोई केस वेस नहीं करना है। तो जब मैं समझाती भी हूँ कि नहीं आपको काउंटर केस करना चाहिए, इस चीज को फाइट करना चाहिए, तो उन लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमको छुट्टी मिल गई है बस उतना बहुत है, हमें इसके आगे कोई केस नहीं करना है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि बजाय इसके कि हम उस लड़के से कहें कि तुम केस करो, होना ये चाहिए कि जज को संज्ञान ले लेना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि जो है अब इस पर जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर एक केस दर्ज किया जाए, जो कि बहुत कम होता है, जो बहुत दुखद है। और ये मैं केवल इस मामले में नहीं कह रही हूँ, बल्कि बाकी मामलों में भी कह रही हूँ, जैसे दहेज के या रेप के केसेस जब फॉल्स हो जाते हैं तब भी जज को संज्ञान लेना चाहिए
जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन अपने आप फॉल्स केसेस बंद हो जाएंगे, लोग डरेंगे। तो डर नहीं लग रहा है, उसका कारण यही है कि उनको उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, स्पेशली प्रशासन के द्वारा और ये न्याय व्यवस्था के द्वारा। जी। कृपाशंकर जी, आपने कहा कि जो जेजे एक्ट बना है और खासकर जो पोक्सो एक्ट बना है, वो जेंडर न्यूट्रल है। वो ऐसे खाली बच्चियों के लिए नहीं है, बल्कि अगर लड़कों के साथ, अगर बालकों के साथ भी कुछ इस तरह का अब्यूज़ होता है, तो उस पर भी वो समरूप से लागू होता है। तो आप काफ़ी समय से सरकारी एजेंसियों का ही पार्ट रहे हैं, चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो, चाहे जेजेबी हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी लड़के को इस तरह के मतलब जिसका अब्यूज़ किया गया, जो विक्टिम हो, हमें कहना चाहिए जो लड़का विक्टिम हो, ऐसे केसेस आपके सामने आए हों जी, कभी? आते हैं, बिल्कुल आए हैं हमारे कोर्ट में भी, मतलब हमारे बोर्ड में भी आए हैं ऐसे केसेस, और बहुत जी, दुखद केसेस थे कि उस बच्चे के साथ, क्योंकि हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे जी, ही मैं इस पर्पज से रख रहा हूँ कि वो बच्चे के साथ बचपन में कभी हुआ था, और जब वो 20-22 साल का हो गया तो आज भी वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं फील करता है। कभी-कभी रात को सपने में बिस्तर में पेशाब तक कर देता है। ऐसी इस तरह की बच्चे भी आए हैं सामने। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा मोनिका जी, जो आपने ये घटना का जो ज़िक्र किया है, तो जेजे एक्ट की धारा 1 जो है, जेजे एक्ट की धारा 1 के 4 में, 1-4 के 1 में जो लिखा गया है, वो मैं थोड़ा-सा आपको पढ़ रहा हूँ कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in need of care and children in conflict with law। ये एक्ट ये कहता है कि भले ही उस बच्चे ने अपराध पॉक्सो के अंतर्गत किया है, लेकिन जब उसकी सुनवाई किया जाएगी, उस एक्यूज के बारे में अगर हम बातचीत करें, विक्टिम के लिए तो पूरा प्रोटेक्शन देता ही है, पर एक्ट ये कहता है कि भले ही वो अपराधी बालक है, लेकिन उसको इस एक्ट की सारी इम्यूनिटी प्राप्त होगी। ये जो मामला हुआ है, जो नैनीताल वाला आपने बताया, तो उसमें 4-5 चीजें होती हैं। अगर आप बोले तो मैं उसको थोड़ा एलेबोरेट करूं उन सारी चीजों को, कि जैसे ये बच्चे के विरुद्ध एफआईआर हुई होगी, पॉक्सो के मामले चूंकि अधिकतर है वो हीनियस माने जाते हैं, तो उसमें एफआईआर होती ही होती है। तो एफआईआर होने के बाद की जो प्रक्रिया है, उस बच्चे के साथ काउंसलिंग होती है, एक एसबीआर होती है, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, जो पुलिस के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है। और बोर्ड में चूंकि एक ऐसी संरचना है कि वहाँ एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं और 2 सोशल वर्कर होते हैं। तो जो जी, सोशल वर्कर का काम होता है, वो मेनली एसबीआर पे फोकस करना होता है। तो इसमें अगर पुलिस ने अपना काम ढंग से किया होगा, और ये रिपोर्ट वहाँ पे होती है जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ बालक रह रहा है, वहाँ जाकर के सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट भरी जाती है। तो जब उसके परिवार में गए होंगे, पंचनामा किया होगा उन्होंने, आस-पास से पूछा होगा, तो उस रिपोर्ट में ये बात रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी कि इसके घर में और कौन-कौन से लोग आते हैं, और बच्चे के अलावा ये लोग भी इसमें एक बार प्राइमा फेसी देखे जाने चाहिए, इनसे भी बात की जानी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही बच्चा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। बोर्ड के मेंबर्स भी उससे बातचीत करते हैं, एक प्रोफेशनल काउंसलर होता है, वो भी उससे बात करते हैं। और जब ये बच्चा संस्था में जाता है, ऑब्जर्वेशन होम जिसको बोलते हैं, जी। तो वहाँ पे जब ये बच्चे रहते हैं, तो वहाँ भी उनसे लगातार बातचीत होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे से नियमित रूप से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बातचीत की जाती है। यहाँ मुझे जो लग रहा है कि जब वो बच्चे से बातचीत की गई होगी, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो बच्चे ने ये बात क्यों नहीं बताई कि नहीं, मैं इसमें, मेरा संबंध उसके साथ नहीं बना है, मुझे फंसाया गया है। और बच्चे का इतना कथन भी पर्याप्त है, उसको किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने पॉक्सो के मैटर में भी अगर ये बात रखी है बोर्ड के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने या मेंबर्स के सामने या काउंसलर्स के सामने कि मैं इसमें एक्यूज नहीं हूँ, तो पूरा का पूरा एक प्रक्रिया जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वो चलती रहेगी। पैरेलली इस बात की भी जांच की जाती है कि ये बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं निर्दोष है और इसको फंसा दिया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है, या तो बच्चे ने बताया नहीं होगा, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो इग्नोर किए उसकी बात को, या प्रॉपरली हम बच्चे को ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहे कि वो उसके साथ हम खड़े हैं। इस पूरे सिस्टम में, जेजे सिस्टम की बात करें या पॉक्सो की हम बात करें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरा जो स्टेक होल्डर है वो बच्चे के साथ ऐसा महसूस होना चाहिए कि बच्चे के साथ खड़ा है वो, ऐसा नहीं कि बच्चे के अगेंस्ट खड़ा है। तो ये एक बड़ी चूक हुई है, जो मुझे लगता है कि इस मामले में होनी चाहिए थी। काउंसलिंग में जी, उसने नहीं बात करी, और जब ये सारी बातें होती तो इस केस को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में डाला जाता। 164 के बयान में हो सकता है बच्ची ने बताया, उसके बाद भी किया हो कि हम किसी दबाव में रही हो बच्ची,
जी। अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा प्रोविजन इसमें जोड़ा गया है, जो 2020 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, रूल्स आए हैं। तो धारा 2F में सपोर्ट पर्सन का प्रावधान दिया गया है। तो जो विक्टिम है उसके लिए सपोर्ट पर्सन का प्रावधान है। तो मुझे लगता है अगर कोई सपोर्ट पर्सन होता, वो भी बच्ची से बातचीत करता लगातार, और दोनों ही बात होती है इसमें बच्चे से कि बेटा आपके साथ गलत हुआ है, कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, वो सारी बातें आप बताओ। और वो जब बच्चे सपोर्ट पर्सन है, वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया में बच्चे के साथ रहता है, तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो गवाही के दौरान भी वो बातचीत कर सकता है। तो इसमें जो 1 साल 2 साल बाद जो आप बात कह रही हैं कि बच्चे के साथ एक बहुत दुखद घटना हुई कि बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, पर कहीं न कहीं इसमें जो लैक होना मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पर्सन और ये पूरा का पूरा स्टेक होल्डर, हम लोग ये नाकामयाब रहे बच्चे से ये समझ पाने में कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं था। ज्योति जी, कृपाशंकर जी ने भी बताया कि जो रिसेंट चेंज किए हैं, जो शायद हाई कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट्स ने जो अफेयर वाले मामले हैं, उनको संज्ञान में लिया है और उस पे कुछ फैसले दिए हैं। तो वो, लेकिन जो फैसले हैं उसमें जो एज लिमिट है वो 15 साल से ऊपर की है। आप और हम ये बात जानते हैं कि आजकल जो बच्चियां हैं वो 12 साल 13 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो रही हैं, वो बच्चों को जन्म दे रही हैं, और ये कोई छुपा हुआ तथ्य आज की डेट में नहीं है। तो बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है कि अगर 12-13 साल की बच्ची अपनी कंसेंट से रिलेशन बना रही है, उसके बदले बाद फिर वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो वैसी स्थिति में क्या जो उसका पार्टनर है उस पर पोक्सो का मामला या पोक्सो एक्ट वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्या ये न्याय संगत होगा कि जो रिश्ता सहमति से बन रहा है उसमें एक को तो बिल्कुल ही छूट दे दी जाए किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया से उसको विक्टिम मानते हुए, और इसमें नेचुरली लड़कियां होती हैं और लड़कियों को हर तरह का दोष साबित करने में या खुद को निर्दोष साबित करने का भी, क्योंकि उनके ऊपर ही डाल दिया जाता है दोष, तो ये कितना न्याय संगत या तर्क संगत है? देखिए, आजकल जो है वो प्यूबरिटी की उम्र 8-9 साल हो गई है लड़कियों की। उनको कहीं-कहीं पे 7 साल में भी उनको पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब कोई मुझसे बहस कर रहा था कि इसका इससे लेना-देना नहीं है, बट है लेना-देना। जब प्यूबरिटी बच्चा हिट कर लेता है तो उसके मन में तरह-तरह की दूसरी बातें आने लगती हैं। और आजकल के टाइम पे जब एक्सपोज़र इतना ज़्यादा है, मैं सिर्फ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को नहीं कहूँगी, मोबाइल फ़ोन्स हर जगह, ठीक है? और मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। पेरेंट्स भी जो है इंक्लूडेड होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इन सब में। तो तरह-तरह की बातें जब हो रही हैं, उस बच्चे को जिज्ञासा होगी। और मैं इसमें कंसेंट की भी बात नहीं कर रही हूँ। 11-12 साल की लड़की क्या कंसेंट देंगी? सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये बेसिकली। चलो ये करके देखते हैं, क्या होगा? उनको इसका परिणाम नहीं पता है। सबसे पहली बात ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं ये बोलती हूँ तो लोगों को लगता है, अरे ये बात हम कैसे करेंगे? अरे आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे कोई और पता नहीं क्या बताएगा उनको। तो आपको एक सही बात उनको बतानी पड़ेगी और अलग-अलग माध्यम आज तो अवेलेबल हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि एक बच्चा और एक बच्ची सिर्फ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे समाज को भी बदलने की ज़रूरत है अब। क्यों? क्योंकि ऐसे वाले इलेजिटिमेट बच्चे जिनको हम कह रहे हैं, उनको स्थान आपको देना पड़ेगा। वक़्त बहुत बदल गया है, समाज बहुत बदल गया है। तो जब ये शर्म थोड़ी-सी खत्म होगी, तब फिर बच्चों से बात करना आसान होगा। तब वो आके बताएँगे कि माँ मेरे साथ ये हो गया। नहीं, मैंने ये कर दिया। क्योंकि हो सबके साथ रहा है, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? भले ही हम हाई सोसाइटी बोलें, स्मॉल सोसाइटी बोलें, मिडल क्लास फैमिली बोलें, सब। जो हम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना कि एक समाज एक बहुत ही आदर्शवादी समाज होगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा, नहीं चलता है। मैं अपने आस-पास भी देख रही हूँ ऐसा होते हुए। तो आपको पहली चीज़ अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ उनको गिल्ट देने के बजाय उस सिचुएशन को सँभालना। यहाँ पर माँ-बाप को पता है क्या लगता है? एक तो लड़की के साथ जब भी कुछ होता है ना, तो ये नहीं माना जाता है कि उसकी इच्छा थी। मेरे को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो कहते हैं कि अरे इसको बहला-फुसला लिया गया। नहीं बहला-फुसला लिया गया। व्हाई कांट यू से कि हाँ, उसकी खुशी। ये एक बार रविशंकर प्रसाद जी ने कोर्ट में कहा था कि भाई जब आप सेक्स की बात करते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि उसको बहला-फुसला दिया गया, इसको बहुत मज़ा आया। अगर ऐसा ही होता तो प्रकृति ऐसा क्यों बनाती कुछ भी जिसमें दोनों लोग आनंद लेते। तो पहली चीज़ तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हटानी चाहिए कि इनको बहला-फुसला लिया गया। 2 बच्चे थे, दोनों का सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट था, गलत था, बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो सही उम्र नहीं है। मान लीजिए वो प्रेग्नेंट भी होती है तो उसको इतने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उस एज में, 13-14 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। तो फिर ये था, लेकिन गलती दोनों की थी, एक की नहीं थी। बच्चे के ऊपर पॉक्सो लगाना बहुत अलग बात हो जाती है, मतलब उसको रिमांड होम में भी अगर आप ऐसे होम्स में भी भेजते हैं तो भी उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बेटर ये होता है कि दोनों फैमिलीज मिलकर इस चीज को संभालें। बच्चे को अडॉप्शन में देना है तो दें,
फैमिली में ही कोई ऐसा जो है चाइल्डलेस कपल है उसको दे दीजिए, बहुत अच्छी परवरिश होगी, बजाय इसके कि इन सब कानूनी पचड़ों में पड़े। आप और हम जानते हैं कि यूके और यूएस कैसे संभाल रहा है ऐसी स्थितियों को, वो करना ही पड़ेगा। या तो आप फिर वो बुलेट ट्रेन ना लाने के बजाय वो बैलगाड़ी जनरेशन में रहते। अगर आप उधर लेके जा रहे हैं और आपका जो है जिसे कहते हैं कि आप जो है सबको फ्री वेब एक्सेस दे रहे हैं, तो फिर ये सब होना ही है और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लड़के के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाना या लड़के के माँ बाप से लोग लड़ने पहुंच जाते हैं कि तुमने अपने लड़के को कंट्रोल करके नहीं रखा, ये गलत है, ये तरीका नहीं है इस बात को संभालने का। और अभी कृपा सर जो कह रहे थे ना, बिल्कुल सही बात है। मतलब लोगों को काउंसलिंग करना इन स्पाइट ऑफ कि वो लोग, मैं तो एक नॉर्मल काउंसलर हूँ ना, ये लोग तो एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोगों को भी बच्चों से ठीक से बात करना नहीं आ रहा है। नहीं तो इस बच्चे को जरूरत नहीं थी आत्महत्या करने की, इससे बात की जा सकती थी कि हम हैं तुम्हारे साथ, खड़े हैं, घबराओ मत। डरा दिया होगा या उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा कुछ कहा या जो भी उसने ओवर थिंकिंग कर ली और ऐसा हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में पुलिस को भी पता होता है कि ये म्यूचुअल कंसेंट है या इसने नहीं किया। आप पहली बार बात करेंगे ना, पता लग जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। जो ऐसे हीनियस हैं जहाँ पे ऐसा हो गया है, बच्चे की छोटी बच्ची हो या बच्चे उसके साथ किया है, 1 सेकंड में देखने में पता लग जाएगा कि इसने किया है। जैसे अभी हमने एक केस कवर किया था कि ये कहाँ से आ रहे हैं इनके पास ये आइडियाज। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। लड़के के ऊपर दोष लगाने से अगर बात बनती तो फिर क्या ही बात थी, फिर पॉक्सो एक्ट की क्या जरूरत थी। जी। कृपाशंकर जी, जैसा अभी ज्योति जी ने कहा कि अगर मान लीजिए कॉन्सेंट से रिलेशंस बन रहे हैं और दोनों नाबालिग हैं, तो उनको घर में ही मामले को मतलब उसके साथ उसका सॉल्यूशन वहीं से निकालना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायद अगर भी कोई भी नाबालिग लड़की माँ बनती है या कुछ इस तरह के उसके साथ बात बाहर आती है, तो ये शायद सिर्फ परिवार का मसला नहीं रह जाता है, फिर उसे पुलिस का इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाता है। मैं आपका इस पे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है वास्तव में, या फिर लोग अपने लेवल पर उन मामलों को सुलझा सकते हैं? जी, अपने लेवल पे तो मामले को नहीं सुलझा सकते हैं। पॉक्सो एक्ट की जो सेक्शन 19 है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्लॉज है, उसके तहत जिस भी व्यक्ति को पहली पता चलती है घटना के बारे में, चाहे कोई भी हो, परिवार का हो, बाहर का व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो, जो भी व्यक्ति जिसको पहले घटना के बारे में पता है, उसको इमीडिएटली एसजेपीयू या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग उसके बाद एसजेपीयू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेजेगा, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आप अपने स्तर पे तो नहीं निपटा सकते, पर हमारी क्या भूमिका होती है जब काउंसलर्स की बात करें या सीडब्ल्यूसी की बात, क्योंकि ये बच्चा, ये मामला जो है सीडब्ल्यूसी के पास भी गया होगा। जैसे ही पॉक्सो में कोई मामला दर्ज होता है तो फॉर्म ए और बी भर के जो थाना प्रभारी हैं वो सीडब्ल्यूसी को भेजते हैं। तो यहाँ सीडब्ल्यूसी के लोगों को भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में एक्सपर्ट इसीलिए रखे गए हैं, इस तरह का कोई मामला आता है, इस तरह के कोई बच्चे आते हैं, तो उनसे वो सारी चीज़ें आप निकलवा सकें और उसको, उस बच्चे की मदद की जा सके। तो सेक्शन 19 के अनुसार आपको रिपोर्टिंग तो करनी है, अपने परिवार के स्तर पर आप नहीं सुलझा सकते हैं। अगर इसमें आप फेल होते हैं करने में तो 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। दूसरी बात इसमें जो ज्योति जी ने बहुत राइटली करी, और इसमें मुझे लगता है इस पर बातचीत करने की आवश्यकता है। अभी एक घटना जो पुणे वाली हुई है, उसके बाद एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये कहीं ना कहीं लोग अब इसको चर्चा में ले आने लगे हैं कि क्या हमें जो कंसेंसस की उम्र है उस पर विचार करना चाहिए। एक, कई सारे माननीय उच्च न्यायालयों के भी इसमें वर्डिक्ट्स हैं, फैसले भी दिए हैं, और कुछ ऑनरेबल जस्टिस साहब लोगों ने इस पे ये भी कहा है कि अगर बच्चे और बच्ची दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे, दोनों की उम्र 16 वर्ष है, दोनों की उम्र 17 वर्ष है, और दोनों अगर म्यूचुअल कंसेंसस से रिलेशनशिप में जा रहे हैं या बन रहे हैं, तो सिर्फ एक को विक्टिम क्यों बनाना। कुछ ऐसा प्रावधान इस एक्ट में डाला जाए, या इस एक्ट को जो अमेंडमेंट करने की बात करें, या एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरते हुए इस पे हम बात करें कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमको कि इस समस्या से निकला जाए। इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा, अभी आपने बताया 8-9 साल में प्यूबर्टी की एज आ रही है, तो बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपस में रिलेशनशिप बनाना गलत है, या आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाने चाहिए, ये सब बातें आप उनको नहीं बता सकते हैं। पर फिर भी एक कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड वे में उनको ये बात करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और ये प्रोविज़न तो ज़रूरी है कि अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रहा है तो उसके लिए हम क्या रास्ते निकाल सकते हैं। अगर रास्ता नहीं निकालेंगे तो जो आपने बताया, कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे रहेंगे और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मुझे लगता है ज्योति जी ने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए,
लेकिन आज के दौर में जितना हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं जहाँ पर नवजात बच्चों को छोड़ा जा रहा है, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जहाँ जो माँ जन्म दे रही है बच्चे को वो खुद ले जाके बच्चे को कहीं पर डाल रही हो। जनरली इनमें परिवार के लोग शामिल होते हैं। तो क्या ये वो समय नहीं है अभी कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, वो इस इशू को टेकअप करे, वो सेफ सरेंडर के बारे में बताए लोगों को, क्योंकि रिलेशंस बहुत जल्दी बन रहे हैं, बच्चे बहुत कम उम्र में पैदा हो रहे हैं, परिवार घबरा रहे हैं, उनको सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में पता नहीं है। उधर हजारों पेरेंट्स हैं जो एडॉप्शन की लाइन में लगे हुए हैं, बच्चे उनको नहीं मिल रहे हैं, वो इलीगल एडॉप्शन में जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, उधर से फिर जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, वो दूसरी तरफ से चोरी हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं। तो आप देखिए, तो एक केवल जानकारी सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं होने से, सही लोगों तक नहीं पहुंचने से 2 गंभीर अपराध जन्म ले चुके हैं भारत में, जो कि नवजातों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। एक तरफ हत्या हो रही है, उनको छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ वो किडनैप हो रहे हैं, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अगर एक सही दिशा में कदम उठाया जाए, पॉलिसी बनाई जाए, तो शायद दोनों ही इश्यूज को, दोनों ही अपराधों को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल सकती है। क्या कहते हैं कृपाशंकर जी आप इस बारे में? देखिए, सेफ सरेंडर पॉलिसी की डिस्कशन तो अब देश में होने लगा है, लोग चालू कर दें। इनफैक्ट एक्ट में भी अगर प्रोविजन आप देखें तो जो सरेंडर पॉलिसी है या सरेंडर की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो CWC में वहाँ भी नो क्वेश्चन पॉलिसी की बात रखी गई है। तो इसकी अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी, लेकिन हम 2012 में लगभग ये एक्ट आया है और आज अगर हम 24 में बात कर रहे हैं, ये प्रोविजंस भी लोगों को नहीं मालूम है। पॉक्सो के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस जनता को नहीं मालूम है। तो सेफ सरेंडर पॉलिसी अगर आज हम ले आते हैं तो उसको भी बताने की जरूरत है। पिछली सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल पहले मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सारी संस्थाओं के बाहर पालना घर लगवा, झूला लगवा दिए थे सभी में। 2017 में 2017 में तो वो एक बड़ा डिसीजन था कि कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस पे रख दीजिए। तो कुछ उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ घटनाओं में कमी तो आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलिमिनेट हो गई हैं, लोग अभी भी छोड़ रहे हैं जगहों पर, लेकिन अब ये हमें और थोड़ा सा व्यापक कि भाई मंदिरों के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर, या कोई एकदम से ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे मेरी रीच हो। अब देखिए, कोई बच्चे को जब छोड़ता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं त्यागना चाहती है। हम पास्ट में ना जाए कि बच्चा क्यों आया इस दुनिया में, लेकिन जब उसको छोड़ते समय बहुत उसको अपने आप के कलेजे पर, अपने हृदय को बहुत कड़ा करना पड़ता होगा, और समाज के लोक लाज इसकी वजह से करती है। तो जब हम ऐसी व्यवस्थाएं उनको दें कि 5 एक बाजार के अंदर रख दें, मतलब एक्सेसिबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी हो बच्चे को छोड़ने की, और उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए, सभी जगह पैम्पलेट्स बंटवाए जाएं, बसेस में लगाए जाएं, रेलवे स्टेशनों पे, ट्रेन में, सभी जगह कि आप अपने बच्चे को यहाँ ले जा करके छोड़ दीजिए और आपसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, वो बच्चा आपका सुरक्षित किसी और में चला जाएगा। एक जो बात आपने, एक तरफ तो बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग कारा में चल रही है, एक तरफ वो भी बच्चे हैं जो सड़कों पर छोड़ दिए जा रहे हैं, तो हम दोनों को मैच करने की आवश्यकता है और दोनों को अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, जो मुझे लग रहा है। और सेफ सरेंडर पॉलिसी, यस, उस पर बात करने की जरूरत है, एक ड्राफ्ट करने की जरूरत है, और उसके लिए कानून लाने की जरूरत है। सेफ सरेंडर पॉलिसी तो ऑलरेडी सरवाइव कर रही है, बस ये है कि उसका प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी मई में ही मेरे ख्याल से 30 अप्रैल को एक कारा का लेटर निकला है, उस पर मैं आपको बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं। उसमें उन्होंने एक अनफिट पर्सन के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। अभी तक पूरे एक्ट में सिर्फ फिट पर्सन की बात कही जाती थी, अनफिट पर्सन की बात नहीं की जाती थी। तो अब ये सारी चर्चाएं चलने लगी। अगर आप अपने बच्चे को नहीं देखभाल करेंगे प्रॉपरली, तो बच्चे को जो है राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार आपके बच्चे को लेके प्रॉपर परवरिश करेगी, उसका लालन पालन करेगी। तो इस पर जब चर्चा चली है, जी, मुझे लगता है इस पे हम लोगों को अलग से प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल एक मूवी आई थी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, विदेशों के उसी कॉन्सेप्ट पर थी, और उसके अपने जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा अगर इस तरह की पॉलिसी की बात देश में चल रही है। निश्चित तौर पे मैं उस पर जरूर प्रोग्राम करना चाहूंगी कृपाशंकर जी आपके साथ, जो भी नया जो भी हो रहा है हम लोग इस पर बात करेंगे। ज्योति जी, आपने कहा कि पेरेंट्स बात नहीं करते हैं अपने बच्चों से। हाँ, आप और हम जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कृपाशंकर जी भी उसी, मुझे लगता है कि उसी एज ग्रुप में आते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे। मैं देखती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स बच्चों के साथ काफी फ्रेंडली हैं, वो सब सब्जेक्ट्स पर बच्चों से बात करते हैं।
तो फिर ये कौन से पेरेंट्स हैं जो बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, या उनको सही तरीका नहीं बता पा रहे, या कहीं ऐसा है कि माँ बाप को खुद ही नहीं पता है कि उनको करना क्या है? मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने परिवार की बात बताती हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली में एक महिला है, बहुत मॉडर्न है, मेरे से भी बहुत अधिक मॉडर्न। मैं अपने आप को मॉडर्न मानती हूँ क्योंकि मैं इन सब मुद्दों पे बात करती हूँ। लेकिन वो कपड़े पहनने में, हेयर स्टाइल में, सब में बहुत मॉडर्न है। तो मैंने उनकी बिटिया को एक गिफ्ट भेजा, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ। तो उन्होंने बोला कि ये वाले ऐसे वाले कपड़े अब मेरी बिटिया नहीं पहन पाएगी। वो मैंने देखा था काफ़ी मॉडर्न है वो, तो मुझे लगा भाई इनके हिसाब से भेजे जाए। मैं तो सच में नहीं पहनने देती अपनी बिटिया को, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चों को सेक्सुअलाइज़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। सोशल मीडिया पे भी नहीं करना चाहिए। कुछ कपड़े हैं जो आप बच्चों को मत पहनाइए, लड़का हो या लड़की हो। तो उसने मुझसे कहा कि मेरी बिटिया बहुत परेशान रहती है। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो उसने बोला अभी-अभी उसको जो है प्यूबरिटी हिट हुई है। अच्छा, मैं रहती हूँ साउथ में, यहाँ प्यूबरिटी सेलिब्रेट होती है, तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल हो गया है। तो मैंने भी सेलिब्रेट एक तरीके से किया था कि मेरे बच्चे को ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा गिफ्ट मिले, चलो ठीक ही है फिर तो। हाँ, तो मैंने उसको हाँ, मैंने बोला तो तुमने बात नहीं की थी क्या पहले से? मैंने तो किट रेडी रखी थी कि हाँ, ये है। फादर को भी उसके बता दिया था। मान लो कभी मैं घर पे ना हूँ तो एटलीस्ट आप असिस्ट कर सको उसे। और फिर उसको यूट्यूब में तो वीडियो दिखा के रेडी किया। कहती नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। बड़ा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये वो महिलाएं हैं जो बहुत फॉरवर्ड हैं, जो रील तो बना लेंगी, वो अजीब भाव भंगिमाओं में फिल्म भी खिंचवा लेंगी, सब कुछ करने को वो तैयार है, मगर असली मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। इसलिए आप जो कह रही है ना फ्रैंक, ये फ्रैंक इसमें है। ये बच्चों को वैसे कपड़े पहनने हैं, लेकिन थॉट्स पे नहीं है। हाँ, अजीब से गानों पर उनके बच्चे नृत्य भी कर रहे हैं, जो कि मुझे खराब लगता है। यार ये क्या करवा रहे हो बच्चे से? ये बच्चे के मतलब कई बार डांस इंडिया डांस शो में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे इस गाने पे, चिकनी चमेली टाइप गाने पे आप बच्चे को क्यों नचा रहे हो? ये करेंगी ये। लेकिन मुद्दे की बात ये लोग नहीं करेंगे कि कल को आप रिलेशनशिप में जाओगे तो क्या होना चाहिए, पीरियड्स क्या हैं, कोई प्रेग्नेंट कैसे होता है। मतलब बेसिक आप बचपन से जब बताना शुरू करते हो ना, बाकी तो बच्चों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मैंने बड़ी बेसिक बताई, उन्होंने खुद ही गूगल कर लिया होगा बाद में, मगर इसको बताना जरूरी है। ये नहीं कर रहे हैं। फ्रैंक तो हैं, और तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड, ये वो पूछेंगे। वो जब भी मिलती हैं तो मेरे बेटे से उनका ये प्रश्न होता था, फिर मुझे उनको टोकना पड़ा कि ये प्रश्न ना पूछकर ये पूछ लीजिए कि आगे भविष्य में क्या प्लान है तुम्हारा। तो मॉडर्न है, लेकिन वो मॉडर्न खाली वोकैबुलरी पिकअप करी है उन्होंने, कपड़े पिकअप करेंगे और भाव भंगिमाएं सिनेमैटिक हो गई हैं। लेकिन असली बात ये लोग बच्चों से नहीं कर रहे हैं, जो कि करनी चाहिए। और मैंने उसको बोला भी उनको कि भाई हम लोग तो इतने फ्रैंक हैं, ये तो एक बॉडी का चेंज है, इसमें बताने में क्या प्रॉब्लम है? लड़कों को भी बताया जाना चाहिए, लड़कों को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। उनके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं कुछ बात नहीं होती है उनसे। मैंने ये कई सारे फादर्स को बोला कि मदर के लिए प्रॉब्लम होगी, बट आप लोग मैन टू मैन बात करिए, कहीं मदर नहीं है तो बात अलग है। तो ये बातें हैं, प्रॉब्लम यही है। साथ खेल लेंगे, रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, पिक्चर देख लेंगे, इसमें फ्रैंक है, लेकिन असली बात नहीं कर रहे। असली मुद्दों पर नहीं। चलिए, मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत आभार जताती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के मुद्दे हम लोग आगे भी लेते आएंगे, और इस तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए कम से कम कोई तो है। इसके जरिए भी हम लोग अपनी तरफ से जो अवेयरनेस कर सकते हैं, जो सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, वो हम करते रहे। हम उम्मीद करें कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें जो जरूरी बदलाव है वो बहुत जल्दी अपना स्थान पाए, और विक्टिम दोनों को ही माना जाए। जैसा कृपा शंकर जी ने बताया कि लड़का और लड़की अगर दोनों नाबालिग है, अगर विक्टिम की परिभाषा ही तय करनी है तो वो भी जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।